नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी 23-24 जून को संगठन की समीक्षा करेंगे। तो राजीव गांधी भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। 24 जून को प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा है, उनके दौरे से जुड़ी, कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए। और ज्यादा जानकारी के लिए समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जिस तरीके से सचिन पायलट का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है, कौन कौन सी कार्यक्रम होंगे, बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी? समीर जी, मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट का जो दौरा है वो बेसिकली जो है संगठनात्मक समीक्षा पर केंद्रित ये दौरा है। और इसमें जो है अलग अलग जो कांग्रेस के विंग्स हैं उनकी मीटिंग होगी, साथ ही जो है प्रदेश कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक होनी है और विधायकों से भी जो है चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, और साथ ही साथ कल प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। जी ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं सचिन पायलट। राजीव गांधी भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में भी वो मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से एक और खबर आपको बता रहे हैं, और नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवानों से आज ही मुलाकात करेंगे। नारायणपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का आज नारायणपुर दौरा है। खराब मौसम के चलते दौरा रद्द किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में मानसून की जोरदार दस्तक हो गई है। तेज बारिश व आकाशीय बिजली से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हरदोई में बारिश के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें, बलिया में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। देवरिया, मुरादाबाद में 1-1 लोगों की मौत हुई। और इसी के साथ मुजफ्फरनगर में बारिश के पानी में बच्चे की बहकर मौत हुई है। तो लखनऊ समेत 40 शहरों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने
कल यानी 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल से लेकर तराई वाले जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 24 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। पूर्वांचल से लेकर तराई वाले जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मानसून की जोरदार दस्तक हुई। तेज बारिश व आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ से हाथरस जा रही बारात में हादसा हो गया है। दूसरे वाहन से टकराकर किशोर की गर्दन कटने से मौत हो गई है। खुशी के मौके पर यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। महमूद नगर का ये किशोर रहने वाला था। अलीगढ़ से हाथरस की तरफ जा रही थी ये बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ से हाथरस की तरफ ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में एक किशोर की मौत हो गई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दूसरे वाहन से टकराकर किशोर की मौत हो गई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ से हाथरस ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। दूसरे वाहन से टकराकर किशोर की मौत हो गई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुशी के मौके पर ये हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से हादसे की खबर मिल रही है, एक किशोर की मौत हो गई है, इस हादसे की वजह क्या थी? क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी देखिए तनीर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़
के मसूद नगर से एक हाथरस के लिए बारात जा रही थी और हाथरस को बारात जाते समय जो युवक बैठा था, जो किशोर बैठा हुआ था, उसने बस में से गर्दन को बाहर निकाल रखा था। तो उसमें तेज रफ्तार अगर बात की जाए तो एक गाड़ी ने टक्कर मारी और गाड़ी ने जिस तरह से जो टक्कर मारी गई थी, गाड़ी की टक्कर के द्वारा ही बस की युवक की गर्दन कटकर अलग जा पड़ी और गर्दन जो खुशियां थी वो पूरी तरह से जो बारात में पूरी खुशियां होती वो मातम में बदल गई है। हालांकि पुलिस ने जो गाड़ी चालक था उसको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद में उसने हिरासत में ले लिया। हालांकि जो बराती हैं और जो व्यक्ति हैं उनका कहना ये था कि युवक बारातियों की बस जा रही थी और बारात की जो बस जा रही थी उसमें से गर्दन युवक के द्वारा निकाली गई थी और अचानक ही जिस साइड में से जिस तरह से जो वाहन ओवरटेक किया गया तो उसकी गर्दन को लेते हुए जो वाहन था वो तेज रफ्तार वाहन था, उसके गर्दन में टक्कर मारी और गर्दन जो युवक की था उसकी गर्दन कटकर सड़क पर गिर पड़ी। तो उससे अफरा तफरी का माहौल बच गया। हालांकि जो मृतक युवक है उसका पंचनामा करके पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि जो खुशियां थी, जो बारात में जो खुशियां थी वो पूरी तरह से परिवार में मातम में मन गई। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ से हाथरस ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में किशोर की मौत हो गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर जौनपुर से है, जहां तेजी बाजार थाना क्षेत्र के चितौड़ी गांव में दलित युवक मयंक गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना इलाके में दहशत फैलाने वाली है। हाईटेक युग में भी तेज बाजार पुलिस की कार्यप्रणाली लचर साबित हुई, जब गोलीकांड के बाद मृतक के शव को एम्बुलेंस या शव वाहन की जगह चारपाई पर लादकर पिकअप वाहन में ले जाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मयंक गौतम पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाकर हमला किया और वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद इस मामले में एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें भी गठित की हैं, ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस गोलीकांड की खबर से क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना तेजी बाजार इलाके की कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा बनी है, जिसे लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। जनपद जौनपुर थाना तेजी बाजार अंतर्गत पुलिस के पास लगभग 12 बजे के आसपास से सूचना प्राप्त हुई कि वहां के छोटेलाल गौतम को किसी के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लिया गया तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अमित गौतम, जो कि मृतक छोटेलाल गौतम का चचेरा भाई है, तथा गांव के ही अशोक गौतम और भूंडा और अमन गौतम, इन 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त अमित गौतम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरस जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से दलित युवक की गोली मारकर हत्या की गई है, इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तार हुआ है, उसके बारे में क्या जानकारी है और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सरस जी तन्वी, आपको बता दें कि तेजी बाजार थाना क्षेत्र के चितौड़ी गांव में एक युवक को गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि मृतक की पहचान जंगीपुर निवासी छोटेलाल उम्र करीब 25 वर्ष बताई जा रही है। वहीं बता दें कि इस पूरी घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और सबसे बड़ी बात कि ये घटना जो है लगभग सुबह 10:30 बजे 10 बजे के आसपास बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को 12 बजे के आसपास सूचना मिली। और वहीं जो तंवी एक चित्र सामने आया कि मृतक को चारपाई पर लाद कर ले जाया गया, वो भी एक सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जिस तरीके से मृतक को चारपाई पर ले जाया गया, अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि तेजी बाजार थाना का मामला था और एम्बुलेंस तत्काल मौके पर नहीं पहुंची। कि क्यों नहीं पहुंची ये भी अपने आप में जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर तन्वी आपको बता दें कि लिखित नामजद तहरीर पड़ी थी, जिसमें अमित गौतम और अशोक और अमन के खिलाफ नामजद तहरीर पड़ी थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अमित गौतम को गिरफ्तार कर लिया है और शेष की तलाश जारी है। वहीं एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द अपराधी पुलिस की पकड़ में होंगे। जी
ठीक है सरस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित युवक मयंक यादव की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली जिले के सकलडीहा कस्बे में खनन विभाग के अधिकारियों और दलालों द्वारा अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। 17 जून की रात सोनभद्र से वैध कागजातों के साथ गिट्टी लेकर गाजीपुर जा रही 4 गाड़ियों को जबरन रोककर उनसे पैसे की मांग की गई। गाड़ी मालिक ब्रजेश यादव निवास गाजीपुर ने आरोप लगाया कि उसकी गाड़ियों को रोककर प्रति गाड़ी 1 लाख रुपए की मांग की गई। जब चालक ने इसका विरोध किया तो खनन अधिकारी गुलशन कुमार ने चालक से कथित दलाल रमेश यादव से बात करने को कहा। फोन पर रमेश यादव ने 2 लाख रुपए की मांग की, जो बातचीत के बाद 70,000 रुपए में तय हुई। ब्रजेश यादव ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर वाराणसी के डीआईजी से शिकायत की। डीआईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद सकलडीहा थाने में खनन अधिकारी गुलशन कुमार, दलाल रमेश यादव, तेज नारायण, अमन श्रीवास्तव, आशीष यादव और शुभम सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ सकलडीहा रघुराज ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला खनन विभाग की कार्यशैली और पारदर्शिता पर कई सवाल उठाता है। आवेदक श्री ब्रजेश यादव पुत्र प्रताप यादव निवासी दवोपुर, थाना नंदगंज, जनपद गाजीपुर, जो जनपद सोनभद्र से उप खनिज, गिट्टी और मोरंग का परिवहन करते हैं। इनका प्रार्थना पत्र थाना सकलडीहा पर प्राप्त हुआ है कि इनके द्वारा जनपद चंदौली के खनन अधिकारी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जनपद चंदौली के खनन अधिकारी जो प्राइवेट वाहन से अपने कुछ अन्य साथियों के साथ दिनांक 17 जून 2025 को सकलडीहा चौराहे पर धानापुर रोड पर इनकी 4 गाड़ियां जिन पर गिट्टी लोड थी उसे रोका गया तथा ड्राइवर द्वारा वैध परमिट दिखाने के बावजूद भी उसके साथ खनन अधिकारी व उनके साथियों द्वारा मारपीट तथा 2 वाहनों का पैसा लेकर छोड़ने तथा 2 वाहनों का चालान करने का आरोप अंकित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से खनन विभाग की अवैध वसूली का मामला सामने आया है, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों को बताइए। अश्विनी जी, बताना चाहेंगे कि ये खनन अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार के बाद दूसरा मामला है जनपद में, जो कि एक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके पहले आरटीओ आईएस यादव पर भी इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। अब बताना चाहेंगे कि खनन अधिकारी गुलशन कुमार द्वारा 17 जून को सकलडीहा कस्बा में रात्रि में अपने कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा प्राइवेट वाहन से आ करके आनंदगंज गाजीपुर के निवासी ब्रजेश यादव की 4 ट्रकों से अवैध वसूली का दबाव बनाया गया। उसमें प्रति गाड़ी 1-1 लाख रुपया मांगने के लिए ड्राइवर से दबाव बनाया गया कि अपने मालिक से और मेरे द्वारा जो खनन अधिकारी दलाल बताए नारायणपुर के, उससे बात करें। उसमें मामला 4 गाड़ियों का 2 लाख में उधर हुआ। उसके बाद 70,000 में 2 गाड़ियों को छोड़ा गया, 2 गाड़ियों को सीज किया गया, जबकि अंडरलोड गाड़ियां थी, गिट्टी लेकर के वैध कागजात थे, परमिट थी, उसके बावजूद भी इस तरह का धंधा जोरों पर अपने प्राइवेट गुर्गों के द्वारा, जहां नौबतपुर बॉर्डर पर बलुओं की गाड़ी से भी खनन अधिकारी की वसूली का मामला आ रहा था, वहीं यहाँ भी गिट्टी से मामला आया है। आईजी जब पीड़ित ने शिकायत किया तो तत्काल आईजी के निर्देश पर सकलडीहा थाने में मुकदमा 6 लोगों खनन अधिकारी सहित 6 लोगों के साथ दर्ज किया गया है। अभी खनन अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ है। आज सोमवार है, बताया जा रहा है कि खनन अधिकारी फरार है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खनन विभाग की अवैध वसूली का ये मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर संभल से है, जहां संभल जिले के चंदौसी तहसील क्षेत्र में जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा जारई रोड पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को रोकने की बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 48 बीघा कृषि भूमि पर बिना लेआउट पास कराए कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसमें सड़क निर्माण के साथ कई जगह नींव भी खोदी जा चुकी थी। इस सूचना के बाद प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए एसडीएम विनय मिश्रा के निर्देशन में तहसीलदार और टीम के साथ बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
एसडीएम विनय मिश्रा ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी बनाना नियमों का उल्लंघन है और इससे राजस्व को भी भारी नुकसान होता है। अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्या आती है। मैंने आपको बार बार अनुरोध किया है कि बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए। बुलडोजर आवश्यकता के हिसाब से यूज़ किया जाता है जहां मैनुअली काम नहीं हो पाता है। एक अवैध कॉलोनी जानकारी में आई थी जिसको बिना लेआउट पास कराए बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे आम उपभोक्ता भ्रमित होता है। तो उसको मैसेज देने के लिए कि आम उपभोक्ता ऐसी लेआउट पास कराए बिना जो कॉलोनी काटी जा रही है वहाँ पे कॉलोनी में घर या प्लॉट ना खरीदें। इसके लिए उस जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे कॉलोनी बनाने के लिए, रोड्स और डिमार्केशन, उनको हटाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन से अलर्ट नजर आ रहा है, इसलिए पर पूरी जानकारी इसको लेकर दर्शकों को बताइए। रईस, देखिए, बिल्कुल बताऊंगा, जनपद संबल के चंदोशी तहसील का ये पूरा मामला है जहां जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 बीघा जमीन को जो है वहाँ पर 48 बीघा जमीन में जो है प्लाटिंग का कार्य चल रहा था। प्लाटिंग कर रही थी, सड़क और नींव लगा दी गई थी, काफी उसमें बिगड़ी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता की ये 48 बीघे में प्लाटिंग चल रही थी, जो कि जावे रोड पर प्लाटिंग थी। लगातार इसका बिना नक्शा पास किए, बिना धारा 80 कराए हुए और बिना शासन के अनुसार जो है इसमें जो 48 बीघे जमीन में जो है प्लाटिंग का कार्य चल रहा था। इसमें प्रशासन को लगातार प्रशासन ने नोटिस दिया था कि इसमें जो है मानक अनुसार अपनी कॉलोनी को बनाइए, लेकिन किसी ने किसी आधार पर मानक के अनुसार कॉलोनी नहीं बननी थी। तो प्रशासन ने जाकर जेसीबी की मदद से जो है सड़क और नीम को, नाले को दुरुस्त किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि एक बड़ी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जी ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और संभल से खबर आपको बता रहे हैं जहां अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ एसटीएफ, प्रयागराज पुलिस और थाना रानीगंज की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े इनामी अपराधी महमूद खां को दांडूपुर तिराहा रानीगंज से गिरफ्तार किया गया है। महमूद खां पर करीब 50,000 का इनाम घोषित है और वो अंतर जनपदीय अपराधी के तौर पर जाना जाता है। इसके खिलाफ श्रावस्ती, प्रयागराज, बहराइच और प्रतापगढ़ जिलों में लूट, धोखाधड़ी, हत्या के प्रयास, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। महमूद खां की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है, क्योंकि वो लंबे समय से फरार था और उसकी तलाश चल रही थी। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस ने लगातार निगरानी रखकर और सूचनाओं के आधार पर महमूद खां को लोकेशन ट्रैक कर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी महमूद खां पुत्र रमजान खां मूल रूप से श्रावस्ती जिले के थाने हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र के गलगल गोटिया गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ दर्ज मामलों में लूटपाट और गंभीर अपराध शामिल हैं, जिसके कारण वो इलाके में खौफ का कारण बना हुआ था। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। थाना रानीगंज में एसटीएफ व रानीगंज पुलिस के संयुक्त अभियान में 50,000 के अंतर जनपदीय अपराधी महमूद खां की गिरफ्तारी दांडूपुर तिराहे से की गई है। यह अपराधी इरादत नगर श्रावस्ती का रहने वाला है व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस अपराधी पर 1 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। शीघ्र इसे रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व इसके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।